चलो, लेट्स बिगिन चैप्टर 15, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, आ जाओ, इसका पूरा डिस्कशन करते हैं, आज इसको ख़त्म करते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट, the difference in the energies in the two orbit is radiated as quantum photon of energy। तो quantum photon of energy E is equals to hc by lambda। ठीक है ना, इसको अपन ऐसा भी लिखते हैं, अपॉन लैम्बडा, where this lambda should be in angstrom, then this value is in electron volts। क्या बात समझ आती है सबको? ठीक है ना। और ये जो चीज़ है, यही बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट भी है। तीसरी बार बोर यही चीज़ बोले थे, ठीक है ना, ऑलमोस्ट यही चीज़ थी बोर्स थर्ड पोस्टुलेट, कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिट से नीचे के ऑर्बिट में जम करेगा या हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जम करेगा, ठीक है ना, तो वो एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जम करेगा तो एक एनर्जी का फोटोन छोड़ेगा वो। दिस इज बोर्स थर्ड पोस्टुलेट। क्या बात समझ आई? The radii of Bohr's orbit are directly proportional to, the radii of Bohr's orbit is directly proportional to square of principal quantum number। principal quantum number मतलब n, तो r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर के। ठीक है ना, वैसे देखो सारी प्रोपोर्शनैलिटी याद होनी चाहिए, ठीक है ना, तो अपने को कुछ टेंशन रहेगा ही नहीं। जैसे कि r क्या है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, n स्क्वायर बाई z के। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, z बाय n के। ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर याद रहेगी तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है। जो भी एनर्जी है, टोटल एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी हो, ये सारे एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के। ठीक है, तो एटलीस्ट ये तीन बेसिक प्रोपोर्शनैलिटीज है जो हमको याद होनी चाहिए। इसके अलावा और भी अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एंगुलर मोमेंटम जेड और एन पे डिपेंड, मतलब जेड पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ एन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। टाइम पीरियड अगर तुम देखो तो टाइम पीरियड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। याद हो, अच्छी बात है। ठीक है, अकॉर्डिंगली फिर ओमेगा प्रोपोर्शनल में आएगा। ठीक है, टाइम पीरियड के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होता है तो ओमेगा जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है, तो इतनी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो प्रोपोर्शनैलिटी की याद होनी चाहिए, एटलीस्ट ये तीन। आर किसके प्रोपोर्शनल है, वी किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जीज किसके प्रोपोर्शनल में होती है। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है द रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट। बोर ऑर्बिट मतलब जनरली हाइड्रोजन से रिलेटेड बात होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड एन स्क्वायर। ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई टू पाई। ठीक है ना, द SI यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h इज सेम एज। अब वो बोल के ही दे रहा है भाई, एंगुलर मोमेंटम जो है वो प्रोपोर्शनल है एन एच बाई टू पाई के। अगर, ठीक है ना, तो ये तो सिंपल सी बात है ना कि जो h है वह एन वेन का तो यूनिट नहीं होगा, वो तो नंबर है, ये भी नंबर है, तो h का यूनिट किसके बराबर हो गया, एंगुलर मोमेंटम के बराबर। क्लियर है? ठीक है, बोर का थर्ड पोस्टुलेट इधर हो गया, बोर का सेकंड पोस्टुलेट इधर हो गया भाई। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, फर्स्ट वाला क्यों छोड़े, फर्स्ट वाला भी पढ़ ही लेते हैं यहीं पे, एक ही जगह पे बोर के तीनों पोस्टुलेट खत्म करो। ये बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, एम वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एच बाई टू पाई। हो गया बोर का सेकंड पोस्टुलेट। पहली बार बोर क्या बोले थे फिर, पहली बार बोले कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है। हाँ, तो बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट इधर पढ़ लो, उसको भी छोड़ क्यों रहे। फर्स्ट पोस्टुलेट है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमता है, और जब वो घूमता है तो उसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्रोटॉन है, कितने, जेड ई प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, एफ सी पी, वो प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये बोर का पहला पोस्टुलेट है, तीनों पोस्टुलेट इधर ही खत्म हो गए बोर के। ओके,
तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर होता है, ऑर्बिट का रेडियस आर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। क्या कुछ पल्ले पड़ रहा है? ठीक है, हो गया, डन। तीनों पोस्टुलेट बोर के डन। ये तीसरा पोस्टुलेट, ठीक है, एनर्जी का डिफरेंस इज एच सी बाय लैम्बडा, ठीक है। ये दूसरा पोस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम एन एच बाई टू पाई, ये पहला पोस्टुलेट हो गया, बोर के तीनों पोस्टुलेट हो गए। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज, बहुत बड़ी बात, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है भाई, ठीक है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे लेके जाना, ठीक है ना, उसका नाम आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है ना। तो कितनी एनर्जी चाहिए कि एक ग्राउंड स्टेट वाला जो इलेक्ट्रॉन हो वो इन्फिनिटी पे चले जाए। अभी अपने पास ये ऐसे स्टेजेस होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो इसमें से अपन इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, अगर सबको याद होगा, भूले नहीं होंगे तुम लोग तो, ठीक है ना। तो इसे अपन ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये कौन सी स्टेट कहलाती है, ये n इज इक्वल्स टू 1 रहता है बाय द वे, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, सो ऑन सो फोर्थ चलता जाएगा। ये फर्स्ट एक्साइटेड है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सो ऑन सो फोर्थ। अरे कुछ याद आ रहा है? आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ ग्राउंड स्टेट में बैठा हुआ है, इसको इन्फिनिटी पे पहुंचा देना, तो ये इनफाइनाइट वाला स्टेट है, ठीक है ना। ये n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, मतलब यहाँ पे एनर्जी जीरो होती है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे क्योंकि n इन्फिनिटी है, ठीक है, एनर्जी जीरो होती है। तो यहाँ से लेकर के इसे पूरा यहाँ तक पहुँचाने की जो एनर्जी है, इसे बोलते हैं अपन क्या, आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये कहलाती है अपनी आयनाइजेशन एनर्जी। अभी फर्स्ट स्टेट पे कितनी एनर्जी होती है, अपन किसी भी स्टेट की एनर्जी, कोई भी एक जो स्टेट है उसकी एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, कोई भी एक स्टेट की एनर्जी लिखी जाती है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सही बात ना, ठीक है। अभी हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम है मतलब जेड कितना है, जेड वन है, ठीक है ना, जेड वन है 13.6, ग्राउंड स्टेट मतलब एन भी वन है, मतलब यहाँ सीधा सीधा 13.6 है, ठीक है ना। और यहाँ पे एनर्जी कितनी है, यहाँ पे एनर्जी जीरो है, ठीक है ना। ये लो एनर्जी ऑर्बिट्स है, ये हाई एनर्जी ऑर्बिट्स है, क्योंकि जीरो से नीचे की एनर्जी इनकी यहाँ पे स्टेबल है, वो यहाँ अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, जितना ऊपर जाएंगे। तो बात समझ आई अपने को। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस जितना होगा वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो इसमें भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे जीरो, जीरो माइनस ऑफ -13.6, तो आया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, इतनी हो गई इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बात समझ आई? ओके, हाँ। तो ये चीज़ें अपने को, इतनी बेसिक बेसिक चीज़ें जो है ना, ये समझ में आनी चाहिए। और ऐसा अगर ये याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर में -13.6 होता है, यहाँ माइनस कितना होता है, 3.4 होता है, यहाँ पे माइनस कितना होता है, 1.51 होता है, ठीक है ना। एटलीस्ट चार के तो याद रहे अपने को, ओके, ऐसा। अब ये चार्ट बना ही दिया है तो मैं ये भी बता दूं तुम्हें, यहाँ पे जो एनर्जी होती है, ये जो एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच का गैप, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। इन दोनों का डिफरेंस लगभग 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ना। ओके, हाँ, इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, मतलब ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने के लिए, ठीक है ना। इसे बोलेंगे अपन सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ 12 पॉइंट कितना, 12 पॉइंट कितना होता है, 09 ना गेस, सही ना, कि 1, ऐसा समथिंग कुछ तो होता है वो, ठीक है। ये क्या है, सेकंड एक्साइटेड एक्साइटेशन एनर्जी। क्या बात समझ आई? हाँ। तो ये इसके अंदर में चीज़ है। तो अपने को क्या पूछा है, खाली उसने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा, तो भाई दे दिया अपन ने। लेकिन ये पूरा पढ़ लिया था कि आगे पीछे कुछ पूछ दे कभी, तो अपने को पता होना चाहिए इसके लाइन से, क्योंकि देखो क्वेश्चन बैंक के अंदर में ऐसे ही सवाल नहीं आएगा।
वो सिर्फ बता रहा है कि इस जोन के आसपास में सवाल घूमेगा, ठीक है ना। ये जोन के आसपास जितनी चीजें वो पढ़ना जरूरी है फिर। फॉर हाइड्रोजन एटम द मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी, अब मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी देखो, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या? हाँ है। पॉजिटिव रहेगी भाई, नेगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस होता है बस वो, ठीक है। और डिफरेंस हमेशा कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं लिखा जाता, ठीक है। ओके, द डायमेंशन ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट का डायमेंशन चाहिए। अभी रिडबर्ग्स कांस्टेंट होता क्या है, अधिकता किधर है, तो रिडबर्ग्स कांस्टेंट 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर के बाद चाहिए। तो यहाँ से z तो नंबर है, ये दोनों भी नंबर है, मतलब ये डायरेक्टली वेवलेंथ के डायमेंशन के उल्टा है। वेवलेंथ लेंथ होती है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का डायमेंशन जो होगा वो लेंथ इनवर्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। क्या सबको क्लियर है ये चीज़? ठीक है। वैल्यू कितनी होती है रिडबर्ग कांस्टेंट की, वो भी अपने को पता होनी चाहिए। 1.01 इंटू 10⁻⁷ वो 0 1 अपना कोई सगा नहीं है, उसको लेने का नहीं, 1 लेने का डायरेक्टली, ठीक है ना। लिखते टाइम तो लिखने का 0 1, लेकिन कैलकुलेशन में कभी भी 0 1 नहीं लेने का, ठीक है। ओके, अगर तुम रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू डालोगे तो लैम्बडा का यूनिट फिक्स हो जाता है फिर, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू अगर डाली तो लैम्बडा मीटर में आएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं? ओके, ठीक है। ये स्मॉल ऑर्बिट से होता है और ये लार्ज ऑर्बिट होगा, ये भी ध्यान हो, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए ना, वेवलेंथ है, नेगेटिव में तो जा नहीं सकती, ठीक है। पॉजिटिव होने के लिए छोटा होगा तो ये नंबर बड़ा होगा, माइनस छोटा नंबर करेंगे इसमें से। खैर, छठा भी हो गया। इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, ठीक है ना। द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन इज, अच्छा इसको ही वेव नंबर भी बोलते हैं। 1/लैम्बडा को अपन वेव नंबर के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है। तो हो गया, इधर ही पर है वेव नंबर के लाइन से। रिडबर्ग कांस्टेंट के टर्म्स में निकालना है इस चीज को, कैसे निकालेंगे सेवेंथ वाला, क्या कर सकते हो तुम लोग, एक इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है, वेव नंबर मतलब यही निकालना है, यही टर्म निकालना है। आर इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन है क्या, हाँ हाइड्रोजन है, तो जेड का वैल्यू कितना, 1। 1 कहाँ से कहाँ जंप कर रहा है, फोर्थ टू सेकेंड, यहाँ पे छोटा वाला आता है तो सेकेंड का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, बड़ा वाला इधर आता है, ये स्मॉल ये लार्ज, ठीक है ना। ये चीज़ खाली ध्यान में होनी चाहिए बस, फिर तो आ गया अपना काम खत्म। 1/4 माइनस 1 कितना, उसका 16, ठीक है। तो 16 - 4 12 अपॉन दिस, तो आएगा कुछ 3/16। क्लियर? ओके, क्या बोला उसने आठवें के अंदर में, 8, हाँ। वेव नंबर को के से डिनोट किया जाता है, 2π/लैम्बडा होता है वेव नंबर उसके केस में, अपन जब ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पे जब मॉडर्न पढ़ेंगे तो वेव नंबर 1/लैम्बडा पढ़ते हैं खाली, समझे? हाँ, ओके। नाउ हाँ, अभी कौन सा, ये अपना ये, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ इधर कैसे आ गया, हाँ। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 10⁻⁻10 मीटर इज, अपने को छोड़ना, अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने बोला है, आता तो अपने को पूरा फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली ने बोला कि भाई एच बाय मोमेंटम, ये प्लैंक ने बोला था। डी ब्रोगली बोला तुम गए नहीं क्या 12th स्टैंडर्ड में नीट पढ़ने के लिए, मोमेंटम को लिख सकते हैं एमवी, क्योंकि पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। पार्टिकल है तो सीधा सीधा एमवी लिखा जा सकता है। हो गया, क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, नहीं क्या चाहिए, हाँ वेलोसिटी चाहिए, वेवलेंथ वगैरह सब दे रखी है, तो वेलोसिटी यहाँ से फॉर्मूला खींच लो इसके अंदर में, दिस विल इम्प्लाइज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एच बाय एम लैम्बडा, ठीक है। एच भी दिया रखा है, एच कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू लैम्बडा 10⁻⁻10, 10⁻⁻41, ऊपर चला गया 41 में से 34 7, ठीक है ना। अच्छा, और है सारे 6 में, तो 6.6/9.1 इंटू 10⁻⁷, 66/91, ठीक है ना, मतलब 10⁻⁶ में हो जाएगा वो, ठीक है ना। ओके,
जब ये फाइनल हो जाएगा इसके बाद जो भी आएगा 10⁻6 में रहेगा, अगर 1 डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो। और मेरे हिसाब से होल पे कटेगा नहीं, होल में कटेगा क्या, होल नंबर में नहीं ना, तो मेरे हिसाब से ये ठीक है ना। तो 4 तो आ नहीं सकता क्योंकि होल नंबर तो है नहीं इनका, जो भी डिफरेंस है वो, कि 0.4 आ जाए, तो यही होगा फिर आंसर। नेक्स्ट, अरे पल्ले पड़ा कुछ। ओके, डीके कांस्टेंट लैम्बडा ऑफ अ सर्टेन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दिस। किसी मटेरियल का डीके कांस्टेंट इतना है, ठीक है, पर दिन के हिसाब से। द एवरेज लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव मटेरियल इज, ठीक है, आ जाओ इधर। दो टाइप के लाइफ अपने को पता ही होने चाहिए, एक हाफ लाइफ और एक एवरेज लाइफ, ठीक है ना। ये दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो होती है हाफ लाइफ मटेरियल की, ये क्या है, ये हाफ लाइफ है, ठीक है। हाफ लाइफ कैसे लिखते हैं हम, हाफ लाइफ लिखी जाती है log 2/λ, ठीक है ना, मतलब है 0.693/λ, ठीक है। ये हाफ लाइफ होगी, लैम्बडा जिसमें भी होगा उसमें लाइफ आएगी। लैम्बडा सेकंड में होगा, पर सेकंड इसका वैल्यू होगा, तो हाफ लाइफ सेकंड में। पर डे इसका वैल्यू होगा तो हाफ लाइफ दिन में। लैम्बडा की यूनिट पे ही डिपेंड करता है। और एक होती है एवरेज लाइफ, जिसे अपन टी से ही डिनोट करते हैं, वो खाली 1/λ होती है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं एवरेज लाइफ, ठीक है ना। ये दोनों का मतलब भी पता होना चाहिए फिजिकल। हाफ लाइफ का मतलब मटेरियल आधा हो जाएगा, आधा गया डीके हो गया, आधा बचा, ठीक है ना। और इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 63% गया डीके हो गया, 37% बचा, उसे बोलते हैं एवरेज लाइफ। पल्ले पढ़ लो। हाँ, तो क्या चाहिए अपने को इसमें, एवरेज लाइफ पूछ रखा है। अभी एवरेज लाइफ पूछ रखा है, हो सकता है अगली बार ये जो पेपर में क्वेश्चन है उसमें हाफ लाइफ पूछ ले, तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें उसके आसपास की पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो अपने को खाली 1/λ करना है खाली बस, तो 1/0.216 कर दो, ठीक है ना, बस जितना आंसर आएगा वो। ओके, 0.216, क्या समझी, ठीक है ना। अब खाली 0.21 होता तो ऊपर जाता तो 10 होता, है ना, 10 होता तो 5 आता, लेकिन 0.21 नहीं है, 0.21 से बड़ा है, मतलब 5 से छोटा होना चाहिए और करीब करीब होना चाहिए 5 के, तो एक ही आंसर बचता है। क्या बात समझ आई। उसके बाद क्या बोला इसने, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन in the ground state to that of the first excited state of an electron in hydrogen atom is। हाइड्रोजन एटम में सर्कुलर ऑर्बिट के एरिया चाहिए अपने को। तो भाई ये हाइड्रोजन एटम है मेरा, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट नंबर पहला वाला, ठीक है, ये ऑर्बिट नंबर दूसरा वाला, तो ये ग्राउंड स्टेट और ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये इसका रेडियस R1 में मान लूँ और इसका रेडियस R2 अगर मैं मान लूँ, एरिया चाहिए मुझे, ये इसका एरिया कितना, ये वाला एरिया, ठीक है ना, और ये वाले एरिया का रेशियो, ओके आ जाएगा, ये वाले एरिया और ये वाले, तो एरिया 1/एरिया 2, एरिया होगा πr1² अपॉन πr2², अरे हाँ या ना, तो एरिया 1/एरिया 2 विल बी R1² अपॉन R2², ठीक है ना। एन आर किसके प्रोपोर्शनल में है, तो प्रोपोर्शनैलिटी याद हो, n² बाई जेड, जेड तो 1 होगा क्योंकि हाइड्रोजन है, ठीक है, तो n1/n2 द होल रेस टू पावर 4 बैठेगा फिर, क्योंकि एन स्क्वायर के प्रोपोर्शन है और उसका खुद का अपना स्क्वायर ही हो रहा है, ठीक है ना। अभी कहाँ कहाँ पूछा है, ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में n1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में n का वैल्यू 2 होता है। द होल रेस टू पावर 4 करेंगे तो 32 नहीं 16, कर लो, हो गया बस। एकदम आसान आसान सवाल है एकदम, बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम लोग को सारे आते हैं, ठीक है। ऐसे आपको गलत फहमी है सर हम लोग को सारे आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, है ना। व्हाट इज what is the angular momentum of an electron in the first excited state of hydrogen atom। एंगुलर मोमेंटम चाहिए इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 2, ये लो ऐसे नहीं कर रखा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल्स टू 2। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला अपने को पता होता है, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू NH/2 पाई, है ना, L इज इक्वल्स टू
एन एच बाई टू पाई। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन का वैल्यू 2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा, एच बाई पाई। खत्म। If A naught is the Bohr's radius and n is the principal quantum number, then state the relation for the radius of nth orbit, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये ए नॉट बोर्स रेडियस है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा अपन इधर ही देख लो उसको, ताकि ये तकलीफ नहीं देगा फिर आगे, ठीक है ना। बोर्स रेडियस वैसे तो अपने को पता है, जो रेडियस होता है वो सम प्रोपोर्शनैलिटी इनटू एन स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और वो प्रोपोर्शनैलिटी का वैल्यू भी अगर याद हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। कि आर का वैल्यू कितना होता है, आर का वैल्यू होता है 0.5 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, है ना, ठीक है। वो 0.5 के आगे भी कुछ होता है, 0.529 समथिंग, लेकिन वो थोड़ी ना अपना सगा है कि उसको उतना ही लेके चलेंगे। कैलकुलेशन में 0.5 ले लेंगे खाली, ठीक है। तो ये जरा बोर्स रेडियस का किस्सा समझ लो कि वो ए नॉट का वैल्यू है क्या, वो आता कहाँ से, क्या है वो, ठीक है। ए नॉट जो है वो बोर्स रेडियस लिखते हैं ऐसा है उसको, तो वो यही है, ये जो वैल्यू है बोर्स रेडियस, क्योंकि Z1 होगा हाइड्रोजन के केस में, ठीक है। तो आया कहाँ से वो वैल्यू इसके अंदर में, वो अपने को दो इक्वेशन पता है। बोर्स पहली बार बोले थे कि एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये पहली बार बोल दिए बोर। और दूसरी बार बोले एम वी आर शुड बी इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। तो यहाँ से v निकाला तो v का वैल्यू आ गया एन एच बाई टू पाई एम आर, ठीक है। यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया तो m का m n स्क्वायर एच स्क्वायर बाई ये r का r ऐसे ही, ठीक है ना। यहाँ से 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है, हैज़ टू बी इक्वल्स टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मर गया। सब सही कर रहा हूँ कि देखो कैलकुलेशन, वरना आएगा नहीं आंसर, बाद में बोलना नहीं आंसर नहीं आ रहा। आर इधर लेकर के चले गए, बाकी सब इधर खींच डालो, बाकी सब इधर खींचोगे तो क्या आएगा, एम, ठीक है ना, एच स्क्वायर, नहीं एम से एम कटेगा, एक एम से एक एम कटेगा तो ऊपर एम भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। ये सब इसके अंदर में बहुत खतरनाक खतरनाक प्रूफ है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा खाली एच स्क्वायर, यहाँ पे बच गया, आर इधर चला गया, ठीक है ना। और नीचे क्या बचा हुआ है, नीचे बचा हुआ है 4 पाई स्क्वायर, एक एम बचा है, आर तो बचा नहीं है, आर तो यहाँ आ गया। और यहाँ से ले लिए के, ये ले लिया जेड, ये ले लिया ई स्क्वायर, और ऊपर एक बचा था एन स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी बचा ना इस डब्बे के अंदर में, जेड का वैल्यू 1 डालने के बाद वो ए नॉट है। क्या समझ में आया, इसको बोलते हैं ए नॉट, ठीक है। तो आर का वैल्यू कैसे लिखेंगे, आर विल बी इक्वल टू सम ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। क्लियर 6, ओके। तो बहुत बढ़िया। अभी के का वैल्यू तुम चाहे तो ऊपर डाल सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ऊपर एप्सिलॉन नॉट आएगा, फिर सब कुछ होएगा वो, ठीक है। तो ये याद रहे एकदम, ठीक है। वो ये रेडियस का डेरिवेशन भी है, ठीक है ना। वो बोलेगा डिराइव करो रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट, यही है बस, ये इतने से दो लाइन, बाकी इंग्लिश है इसमें। इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन डज द लेमन सीरीज लाई, लेमन सीरीज लाइज इन अल्ट्रा वायलेट रीजन, थ्योरी है याद रखनी है, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ करके तुम लैम्बडा निकाल नहीं सकते उसका, ठीक है। तो लेमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में, ठीक है ना। बाल्मर सीरीज विजिबल के अंदर में, ठीक है ना। तीन ही कलर दिखते हैं बाल्मर में, ठीक है ना। कौन कौन से, ब्लू रेड और, नहीं, ब्लू, हाँ, ब्लू रेड एंड वॉयलेट, ठीक है ना। आई गेस सिर्फ ये तीन कलर के करस्पॉन्डेंस में अपने को वेवलेंथ दिखती है, ठीक है ना, बाकी और नहीं होती। वो फर्स्ट लाइन ऑफ लेमन क्या दिखाएगी, सॉरी फर्स्ट लाइन ऑफ हमारी बाल्मर क्या दिखाएगी, ब्लू की रेड की वॉयलेट, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है कि कम होती है, तो उसकी एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए ना। और फर्स्ट लाइन वाली की एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। मैं जापानीज बोल रहा हूँ या
अपन सब भूल चुके हैं, है ना। ये ऐसे सीरीज होती है, अगर याद है तो इसको रिकॉल कर लेने का इधर ही, ठीक है, टेंशन रखने का नहीं। ये n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, है ना। लेमन सीरीज मतलब क्या, लेमन सीरीज मतलब इधर से इधर ही आएंगे। ये लेमन सीरीज हो गई कि मतलब यहीं से यहाँ आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, सही है। और ये उसकी सीरीज लिमिट हो गई, इन्फिनिटी से आ रहा है लेकिन फर्स्ट पे आ रहा है, ठीक है। बाल्मर, बाल्मर मतलब जहीं से भी आ रहा है सेकंड पे आ रहा है, ठीक है ना। तो सेकंड पे आते टाइम तीन चीज़ें याद रखने की, ये एक ये है, ठीक है, ये रेड रहेगी, इसके बाजू वाली जो है वो ब्लू रहेगी, और उसके बाद जो एक पांचवे से आ रहा होगा वो वॉयलेट कलर की रहेगी। बस ये तीन स्पेक्ट्रम में ये तीन कलर दिखाई देते हैं, ठीक है। वॉयलेट है नहीं मेरे पास, क्लियर, ठीक है। अरे हाँ है ना, ठीक है। और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लेकिन पता होनी चाहिए कि ये जो ये यूवी इसके अंदर में रहता है, ये विजिबल में रहता है, और इसके बाद वाला कौन होता है, हाँ इसके बाद वाला वो पास्टियन होता है, वो इंफ्रारेड के अंदर में होता है, ठीक है। उसके आगे की जितनी सीरीज़ हैं उससे हमको ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। और ये भी चीज़ें सारी पता होनी चाहिए कि इसकी किसी भी लाइन की तुम एनर्जी ले लो इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। इसकी किसी भी लाइन की तुम वेवलेंथ ले लो तो अकॉर्डिंगली इससे कमाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपस में लाइन के अंदर में देखोगे तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर रखे हैं। नाउ हाउ मच एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू हाइड्रोजन एटम टू फ्रीली रिमूव इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से निकालना है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी दे दो। आयनाइजेशन एनर्जी होती कितनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई प्रॉब्लम। स्टेट द वैल्यू ऑफ मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी। मिनिमम एक्साइटेशन एनर्जी मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है, मतलब उसको सिर्फ ग्राउंड से पहले पे लेके जाना है, वो मिनिमम। ग्राउंड से दूसरे पे लेके जाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है ना। तो एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से कहाँ लेके जा रहे हैं, तो ग्राउंड से पहले पे लेके जाने वाले में मिनिमम लगेगी, और लगेगी कितनी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जीरो होती है, सब मानते हैं, पता नहीं होती है कि नहीं होती है, ठीक है। नो, the radius of the smallest orbit of electron a naught in hydrogen atom is this 0.053 nanometer, मतलब 0.5 एंगस्ट्रॉम अगर देखा जाए तो। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। हाँ तो स्मॉलेस्ट ऑर्बिट ए नॉट का वैल्यू दे रखा है उसने, इतना है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू 1 हो जाएगा ना, और सबसे छोटा ऑर्बिट होगा। सबसे छोटा ऑर्बिट का रेडियस जो है वो ए नॉट है, मतलब ए नॉट होता है वो, तो ए नॉट का वैल्यू दे रखा है। रेडियस ऑफ द फोर्थ ऑर्बिट चाहिए, तो फोर्थ ऑर्बिट में 4 का स्क्वायर कर देंगे ना डायरेक्टली, खाली एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर है, ओके। और क्या, इसके बाद एट्थ वाले में क्या पूछा था, हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन मटेरियल इज दिस, व्हाट इज द डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ दे रखा है, डीके कांस्टेंट पूछा है, देखो फिर से वही सेम सीन आ गया। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है log 2, ठीक है ना, लैम्बडा के साथ में, और log 2 का वैल्यू होता है 0.693, ठीक है। ये तो फिजिक्स में एक चीज़ तो याद होनी चाहिए कि ln2 का वैल्यू 693 होता है, बहुत जगह लगता है भाई। क्या है, 10⁵ सब कुछ कट हो जाएगा, 10⁻⁻6 सेकेंड इज द आंसर। नेक्स्ट, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज दिस। लीनियर मोमेंटम दे रखी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज दिस, कैलकुलेट डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ठीक है ना। तो लीनियर मोमेंटम पार्टिकल का दे रखा है और डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, तो लीनियर मोमेंटम h बाई पी सीधा सीधा डालो, इधर पे h का वैल्यू और p का वैल्यू सब काट के निकाल दो, ठीक है, ओके। अभी यहाँ क्या बोला, स्टार्टिंग विथ रेडियस एज दिस, तो r का वैल्यू इससे शुरू करो। शो दैट स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ ये प्रूफ करने का है ना। स्टार्ट विथ दिस, तो इससे शुरू करो और प्रूफ कर डालो,
तो आर का वैल्यू उसने दे रखा है, अच्छी बात है, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर बाय कितना दे रखा है, बाय पाई एम जेड ई स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, ठीक है। हाँ, ये सब दे रखा है यार, क्या प्रूफ करना है, स्पीड निकालनी है ना, वो बोर जो दूसरी बार बोले थे उससे स्पीड निकाल लो। बोर दूसरी बार बोले एम वी आर शुड बी इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है ना, ये बोर दूसरी बार बोले, आर का वैल्यू इधर डालो, वी सीधा सीधा काट के निकालो यहाँ से, ठीक है। तो सब रखो यहाँ पे, तो v का वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा प्रूव करो, v इज इक्वल्स टू एन एच बाय टू पाई एम, और यहाँ डालो r, r है एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो इससे ये कटेगा, जो कुछ रहेगा वो सब कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है ना, ओके। और v विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, पल्ले पड़ा। मैं समझा नहीं। कैसे, कहाँ लगे, सेम तो है। हाँ, ये इसने के का वैल्यू खाली डाला है, के का वैल्यू डालोगे तो ऊपर चले जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, वो ऊपर एप्सिलॉन नॉट आएगा, वो नीचे से 4 का 4 कटेगा, एक पाई से एक पाई कटेगा, बस, ठीक है ना, बस बाकी सब तो सेम कर सकते हैं, इतना ही। इसने क्या किया भाई इतना बड़ा, आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्या पता क्यों स्क्वायर, क्यों, हाँ क्यों, 1/n ही आ रहा है ना, हाँ, ठीक है ना। वो क्या है कि अभी मतलब इतना कर देंगे तो शायद 2 मार्क ना मिले, स्क्वायर करके रूट निकाल लेने का, थोड़ा पेज बड़ा हो जाता है। अरे ऐसा नहीं करने का रे बाबा, ये करने का खाली, ठीक है ना। चाहिए तो बीच में लिखो बस इंग्लिश में कि अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्ट्यूलेट, वो सब तो इंग्लिश तुम लोग लिख लोगे ना उतनी, ठीक है। हाँ, अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकंड पोस्ट्यूलेट, ये सब काम नहीं करने के कि पेज भरने का तो कुछ भी कर रहे हैं, मतलब स्क्वायर करके फिर रूट निकाल रहे हैं, क्या है उसमें। हाँ, तो ये सब बोर्ड का सेकंड पोस्ट्यूलेट है ना, ये देखो, ये जो, हाँ, इधर ही पूछ लिया इसने, हाँ ये याद होना चाहिए ऐसा, ठीक है ना। क्या, स्टेट बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट फॉर एटॉमिक मॉडल, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट बताया एटॉमिक मॉडल के लिए। वो बोर्स को जब उसने पूछा था अपने मैक्सवेल ने कि भाई इलेक्ट्रॉन चलते चलते गिर क्यों नहीं जाएगा, तो उसने बोला था चाचा सुनो, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, ठीक है ना। वो ऐसा ऑर्बिट होता है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव बना के चलता है जो कि स्टेशनरी वेव होती है, और उसके अंदर में फिर वो एनर्जी लूज नहीं करता है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होना चाहिए वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2 पाएगा। ये सब बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक में, ठीक है। स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम, कोई दो लिमिटेशन बताओ बोर्स मॉडल की। सबसे पहला लिमिटेशन तो ये है कि वो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए लगता है, ठीक है ना, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन यही है कि वो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही लगता है, उसके अलावा किसी के लिए उसकी थ्योरी वैलिड नहीं है, ओके। और ये तो यहीं लिख देने का, सो बोर्स मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम कुड नेवर एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम फॉर एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। हाँ, वो हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम होगा, मतलब वो एटम जिसके अंदर में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है ना। तो लिथियम भी होगा तो उसको 2+3+ कर देना पड़ेगा, ठीक है ना। हीलियम 2+ होगा उस हिसाब से। और दूसरा चीज़ क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन वेरिंग इंटेंसिटी ऑफ एमिशन लाइन्स, ठीक है, ये दो लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर में। यूजिंग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ऑब्टेन द मैथमेटिकल फार्मूला फॉर बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट। उसने क्या बोला कि डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस यूज करके ये निकालो, बोर्स का सेकेंड पोस्टुलेट का फॉर्मूला निकालो, ठीक है। तो पहले क्या प्रूफ करने का है वो सोचो दिमाग में, और फिर लगाओ कुछ दिमाग डी ब्रोगली के साथ में, शायद कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ वाला देखो यहाँ पे, प्रूफ करना है अपने को बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट। बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट बोलता है कि एम वी आर शुड बी इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई,
ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो दिस नीड्स टू बी प्रूव्ड, ठीक है। क्या से यूज क्या करना है, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस यूज करना है। तो डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या बोलता है, डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस बोलता है कि लैम्बडा शुड बी एच बाय मोमेंटम, यानी लैम्बडा शुड बी एच बाय एम वी। क्या बात समझ आई, ठीक है, ओके। अब ये चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि भाई ये जो है ये चलेगा स्टेशनरी वेव के फॉर्मेट में, ठीक है ना। ऑर्बिट के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसकी जो वेव बनती है वो ऐसी स्टेशनरी वेव बनेगी, ठीक है। तो जो भी सरकमफ्रेंस आएगी इसकी वो एन लैम्बडा के बराबर होनी चाहिए, कुछ ना कुछ मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी इस पे सरकमफ्रेंस पे जो भी बनेगा, और इसका रेडियस अगर मैं आर मान लूँ यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, तो इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, इसकी सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, ठीक है ना। और वो किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्बडा के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू यहाँ से डाल दो उठा करके, शायद कुछ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से देयर फोर लैम्बडा का वैल्यू कितना आया, लैम्बडा का वैल्यू आ गया 2 पाई आर बाय एन, हो गया ये एक चीज़, ठीक है। इसको उठाओ इधर पुट मारो, शायद कुछ निकलेगा। तो उसको उठा के अगर इधर पुट करेंगे तो देखो क्या निकलेगा, उसको उठा के अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो क्या निकलेगा, तो निकल के आएगा, आएगा आया क्या कुछ, एच बाय एम वी दिख तो रहा है आते हुए भाई, एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच बाई टू, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। अभी ये तीन चीज़ें वर्ड में लिखनी है, कौन कौन सी लिखनी है, पहले तो ये साबित करना है बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट, ठीक है ना। देखो अपने को ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है ना, लेकिन बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट वर्ड्स में लिखते आता है। तो जहाँ पे भी ऐसा कुछ बोले ना तो एक आध लाइन लिख देने की, वो 2 4 लाइन, ये जो पोस्टुलेट है ये, ठीक है ना। ओके, तो क्या पेज भरा भरा लगता है, थोड़ा अच्छा दिखता है आंसर से, ठीक है। और हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी बनाओ लिखते टाइम पे बस, और क्या। अब ये जो है दूसरा, ये क्या दूसरा चीज़ ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है ये लिखने का, और तीसरी चीज़ ये बताने की कि वो जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट में वो स्टेशनरी वेव जैसा घूम रहा है, तो वो जो वेव है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब शुड बी एन इंटीग्रल ऑफ लैम्बडा, जो भी सरकमफ्रेंस होगा वो, ठीक है। बस इतनी बात काफ़ी है इसके अंदर में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, पांचवा, क्या बोला उसने, शो दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल वेरीज इनवर्सली टू द डीके कांस्टेंट, ठीक है ना। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव मटीरियल वेरीज इनवर्सली टू द डीके कांस्टेंट, ये बताना है उसको। अपने को ये चीज़ पता है कि जितने मटेरियल बचते हैं टी टाइम पे, दैट इज जितने से शुरू किए थे ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी, ठीक है ना, ये अपने को पता है, ठीक है। हाफ लाइफ में अगर मैं यहाँ पे टाइम हाफ डालूंगा तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly हाफ बचे रहेंगे, ठीक है। तो हाफ डालूंगा तो यहाँ पे अगर मैंने टी हाफ डाल दिया टाइम तो एग्जैक्टली यहाँ हाफ बचेंगे, क्या बात समझ आई, क्लियर, ओके। एन नॉट को मार दो, एन नॉट को मार दोगे 1/2 ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी हाफ आ जाएगा, लॉग ले लो बुद्ध द साइड, एल एन 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस लैम्बडा टी हाफ आ जाएगा, माइनस साइन इधर सरका दो, माइनस साइन इधर सरका दोगे तो लॉग शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो लॉग शुड बी इक्वल्स टू टी हाफ, ठीक है। तो टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा ln2/लैम्बडा, ठीक है, हो गया। वो लॉग टू द बेस ई है वो। डिफाइन एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक ऑर्बिट में रखने का नाम एक्साइटेशन एनर्जी है, ठीक है ना। और आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट से सीधा सीधा निकाल देने का नाम, बस निकल जाओ, ठीक है। इन्फिनिटी पे पहुंचाने का जो एनर्जी लगती है वो जो है वो उसे आयनाइजेशन एनर्जी बोलती है। अरे क्या दोनों में फर्क पता है, ठीक है ना, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से सीधा बाहर करने का नाम है, और एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से किसी एक एक्साइटेड स्टेट में लेके जाने का नाम है। तो एक्साइटेशन एनर्जी बहुत सारे होंगे, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे बहुत सारे एक्साइटेशन एनर्जी होंगे। क्या बोला इसने, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द पास्टियन सीरीज। पास्टियन सीरीज पहला होती किधर है, पहला ये बना दो, उसके बाद बाकी की चीज़ें सोचेंगे इसके ऊपर में। तो सेवेंथ वाला सम मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। पास्टियन सीरीज कहाँ होती है, क्या है, लेमन बाल्मर पास्टियन, पास्टियन मतलब कहीं से भी कूद के आ रहा है, किस पे आएगा, तीसरे पे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तीसरे पे ये तीसरा वाला है, ठीक है। तो कहीं से भी कूद करके तीसरे पे आ रहा हो तो इसे बोलेंगे पास्टियन सीरीज, ठीक है। तो ये रहा n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5,
बास्टियन के अंदर में कहीं से भी कूद के आएगा, लेकिन आएगा तीसरे पे। तो ये हो गया यहाँ से यहाँ पे, ये एक, ये दो, ये इसकी सीरीज लिमिट इन्फिनिटी से कहीं तो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना है, मतलब वेवलेंथ सबसे बड़ी होनी चाहिए, मतलब एनर्जी सबसे छोटी होनी चाहिए। तो एनर्जी सबसे छोटी तो यही है, तो 4 से 3 कूदे तो यही वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ का फॉर्मूला अपने पास है 1/λ इज इक्वल्स टू 1/λ इज इक्वल्स टू रिडबर्ग्स कांस्टेंट जेड स्क्वायर, ठीक है ना, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है ना, वो हाइड्रोजन है, जेड का वैल्यू 1 डाल दो। ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दे रखा है 1/λ इज इक्वल्स टू 1.09 इंटू 10⁻⁷। ठीक है ना, 4 और 3, इधर पे कौन जाएगा, छोटा वाला जाएगा, और इधर पे कौन जाएगा, बड़ा वाला जाएगा। कर सकते हो? ठीक है, बस इसको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा तुम लोग का। ठीक है, कैलकुलेशन के टाइम पे 1.09 का 1 पकड़ लो, अप्रोक्सीमेट आंसर लिखना, पेपर में टाइम वेस्ट मत करना। हाँ, लॉग एंटी लॉग आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और लॉग एंटी लॉग नहीं आता है तो घर पे पानी आता होगा, आता है ना घर पे पानी, क्या करने का उस पानी का, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड बोर्थ ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज दिस, कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पूछ रखा है, प्लैंक ने निकाला तो फिर भी पूछते रहते हैं हमसे प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, कितना बुरा लग रहा होगा उसको कवर में। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम थर्ड ऑर्बिट दे रखा है, थर्ड ऑर्बिट मतलब एन का वैल्यू 3 जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो 3.165 इंटू 10⁻⁻34 इज इक्वल्स टू एन, एन इज 3 इंटू एच बाय 2 पाई। बस यहाँ से एच का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसका तो आंसर एग्जैक्ट आना चाहिए भाई, 6.62 इंटू 10⁻34। ठीक है ना। ओके, अब ये भी अगर गलत निकाल लेंगे ना तो फिर वो एग्जामिनर चिढ़ जाएगा, पेपर चेक करने वाला, वो बोलेगा एक ही चीज़ तो थी। ओके, हाँ, क्या यूनिट बनेगी, जितनी एंगुलर मोमेंटम की यूनिट बनेगी, केजी मीटर पर सेकंड, केडी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, क्या बोला उसने, हाफ लाइफ ऑफ अ सर्टन रेडियो एक्टिव मटेरियल इज दिस, कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ दे रखी है 3.2 डेज की। ठीक है ना, डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, या फिर एवरेज लाइफ भी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो वही दो चीज़ दो फॉर्मूले लगाओ, एक ही तो बात है यार। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अपने पास है ln2/λ। ठीक है, डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है तो पहला वाला चीज़ जो कैलकुलेट करनी है वो डीके कांस्टेंट लैम्बडा आएगा 0.693 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कितनी है, 3.2 डेज की, तो ये जो भी लैम्बडा आएगा वो पर डे में आएगा। ठीक है ना। ओके, यहाँ के बाद सेकंड, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ कैसे निकालते हैं, 1/λ, इसका उल्टा। ओके, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम शोइंग एनर्जी लेवल एंड ट्रांजिशन बिटवीन हाइड्रोजन एटम। ये सब सीरीज का डायग्राम बनाने का एकदम अच्छे से। ठीक है, एनर्जी लेवल सारे याद होने चाहिए, -13.6, -3.4, -1.51, -0.85। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक में याद होनी चाहिए। इसका डिफरेंस है 10.2, इसका डिफरेंस कितना है अपने पास, टोटल डिफरेंस है 12.09। ठीक है ना, ये 0.66 है इसका डिफरेंस समथिंग कुछ 1 पॉइंट कितना है इसका डिफरेंस, अरे बोलो, डिफरेंस कितना है उसके बीच में, 1.89 ना समथिंग, या 98 है, 78 है, पता नहीं क्या है, कुछ तो है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें इतनी याद होनी चाहिए प्लीज़, और यहाँ तक बना दो एटलीस्ट, बास्टियन, ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री हम्फ्री छोड़ दो, मत बनाओ। ठीक है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उधर डिराइव किया अभी। ठीक है, वापस करने की ज़रूरत है कि कर लोगे तुम लोग, कर लेंगे ना डिराइव। ठीक है, वही दोनों, बोर का पहला पोस्टुलेट, बोर का दूसरा पोस्टुलेट, दोनों को मिलाओ, सीधा रेडियस आता है। ठीक है, और फिर दूसरे पोस्टुलेट में डालो तो सीधा वेलोसिटी भी दे देगा वो। यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इन nth of electron in nth orbit, show that 1/λ is this, where
दीज वेयर सिम्बॉल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है ना। अच्छा, ये बताना है कि 1/λ इज इक्वल्स टू ये आएगा, ठीक है ना। एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज करना है nth ऑर्बिट का, ठीक है। अब एनर्जी का एक्सप्रेशन ही नहीं पता होगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले तो एनर्जी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए अपने को, है ना। तो आओ देखो कैसे करते हैं उसके एनर्जी के एक्सप्रेशन को। अगर नहीं याद है तो अपने को इतना तो याद है ना कि भाई टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है ना। और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के आधा होता है। क्या ये सबको याद है? ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है, ये भी याद है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़, और पोटेंशियल एनर्जी वो भी याद होगी। पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R होती है, करेक्ट, हाँ। तो ये सारी चीज़ें याद है। तो कोई भी एक फॉर्मूले को उठाओ, तो मैं टोटल एनर्जी को यहाँ से उठाता हूँ पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ओके, के Q1 Q2, ठीक है ना, बाय आर और टू, ठीक है। ये हो गया। तो अब यहाँ से टोटल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लो किसी भी एक ऑर्बिट का, ठीक है। के वे सब दिया हुआ है, आर का वैल्यू पुट कर दो। आर का वैल्यू अब कितना है भाई, इतना बड़ा बड़ा इक्वेशन है यहाँ पे, हाँ। ये है आर का वैल्यू अपना, इसको जरा कॉपी करता हूँ यहाँ से, थोड़ा सही रहेगा। ओके, कहाँ कर रहे थे अपन इसको प्रूफ, हाँ, यहाँ पे कहीं, ठीक है। थोड़ा बाजू में रखता हूँ रेफरेंस के लिए। के Z E² अपॉन 2, आर यहाँ से डाल दो, आर डाल देंगे H² 4π² M K Z, सही जा रहा, हाँ सही जा रहा है, E N², ओके। ये हो गया यहाँ पे। तो -K² Z² E⁴ 4 10² नीचे आएगा, बराबर, सही बात है, ठीक है। ओके, 4π M, ठीक है, E⁴ वो सब हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो बड़े बड़े इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान से पुट करना, ठीक है। और कहीं भी गलती हो जाए, कुछ नहीं आ रहा है, फिर बाद में उसको चेक करना पेपर में, अगर टाइम बचेगा तो, वरना करना मत उसको चेक। जो लिख दिया, ठीक है ना। 2 4 टर्म गायब हो गए, ठीक चलता, कुछ ज़्यादा इतना टेंशन मत लो। हाँ देखो भाई, एनर्जी का ये फॉर्मूला है, Z M E⁴ Z² M E⁴, हाँ 4πK² के साथ में कट जाएगा, नीचे जो आना है वो आ जाएगा, 8ε0H² होगा, M² नहीं होगा, ठीक है ना। H² नीचे वाले में सही लिखा है। अच्छा, वो मास नहीं है, अब मास नहीं है भाई, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, और ये ऑर्बिट नंबर है जो अपन N1 N2 लेने वाले हैं, ठीक है। क्या बात समझ आई? अब हाँ, तो यहाँ तक समझा अपने को, ये आ गई अपनी एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। अरे क्या इतना पल्ले पड़ा, ठीक है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये तुमको डायरेक्टली याद हो, ठीक है। और मैं एक्सपेक्टेड कि मेरे को 100% गारंटी है तुम लोग को डायरेक्टली याद नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रूफ करना, पोटेंशियल एनर्जी निकालना। पोटेंशियल एनर्जी याद रहती है अपने को, के Q1 Q2/R, उसका आधा कर देने का, आर का वैल्यू पुट कर देने का, ठीक है। तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी। अब एनर्जी एक ऑर्बिट की और एनर्जी दूसरे ऑर्बिट की, तो एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट ले लो, एनर्जी ऑफ N1 ऑर्बिट ले लो, ठीक है। तो एनर्जी N1 ऑर्बिट की ले लेंगे तो K² Z² E⁴ 4π²M/2H² N1², ठीक है। और एनर्जी अगर N2 ऑर्बिट की ले लेंगे तो कितनी आएगी, -KZ² E⁴ 4π²M/2H² N2², ठीक है ना। अब एक जगह से, एक बड़ी एनर्जी लेवल से छोटी एनर्जी लेवल पे अगर जंप मारेंगे, ठीक है ना, तो मान लो ऐसा ऑर्बिट बना दो यहाँ पे, ठीक है, उसको सब कुछ बता दो, ये वाला मिटा दो भाई, इसका काम हो गया, ठीक है। तो यहाँ एक ऑर्बिट बनाओ, ये अगर मान लो N1 है और ये मान लो N2 है, ठीक है, और ये मान लो N2 है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ जंप मार रहा है, तो वो जो एनर्जी एमिट करेगा यहाँ से, अगर यहाँ जंप मार रहा है, इसकी En2 एनर्जी इसकी, En1 एनर्जी इसकी। तो ये डिफरेंस इन एनर्जी लेवल, ये जो बड़ी एनर्जी पे है, जो छोटी एनर्जी पे है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो जाएगा
एच सी बाय लैम्बडा के फॉर्मेट में। क्या बात समझ आई? ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखो पूरी तरीके से, ई एन टू यहाँ लिखो, ई एन वन यहाँ लिखो, ठीक है, और फिर इसका डिफरेंस लो प्रॉपरली। तो कितना आएगा फिर यहाँ पे अगर अपन इसका डिफरेंस लेंगे तो माइनस के जेड स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 पाई स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ ना, एम भी कॉमन ले सकता हूँ, अपॉन 2h स्क्वायर भी कॉमन ले सकता हूँ। सही है? ओके, माइनस में मत लो कॉमन, प्लस ही कॉमन लो। ठीक है, तो प्लस कॉमन लोगे तो बचेगा 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने प्लस कॉमन लिया है। ठीक है, एच सी बाय लैम्बडा के बराबर आएगा। देखना भाई कहीं गलती ना हो रही हो। ठीक है, ओके, बाकी क्या है, एच और सी सब इधर उतार दो और इसका वैल्यू रिडबर्ग कांस्टेंट चिपका के ख़त्म कर दो। तो 1/λ एच सी सब इधर उतार दो, सोचने का नहीं कुछ भी। ठीक है, 4 पाई m/2h³ उतर गया इधर, हाँ हो गया, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रिडबर्ग ने इतना बड़ा कांस्टेंट निकाल लिया हो। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया। यहाँ पे उतर करके h³ c वगैरह है क्या? हाँ, e⁴ है, हाँ सब है। ठीक है, हो गया, दिस वैल्यू इज रिडबर्ग कांस्टेंट। आई होप अब तुम लोग कर सकते हो। ओके, इसने क्या बोला, शो दैट डीके दिस वेयर सिंबल हैज द यूजुअल मीनिंग, इसको प्रूफ करना है। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी प्रूफ करना है। आ जाओ, ये भी प्रूफ कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं उसको प्रूफ करने में। ठीक है, उसने रेडियो एक्टिविटी का लॉ क्या बोलता है, रेडियो एक्टिविटी का लॉ ये बोलता है कि जो डीके हो रहा है डी एन बाई डी टी, जितने एन हर पल कम हो रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। जो एन बचते हैं उस वक्त जितने पार्टिकल मौजूद होंगे, रेट ऑफ डीके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको तुमको प्रूफ करने के लिए माइनस डी एन बाई डी टी शुड बी इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू एन, वेर लैम्बडा इज वॉट, लैम्बडा इज सम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विच वी कॉल इट एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी है जिसका लैम्बडा जितना ज़्यादा होगा वो मटेरियल उतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव होगा, उतना फास्ट फास्ट डीके करेगा, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, फिर क्या करो, इसको यहाँ पे डी एन का वैल्यू ऐसे ही रखो और यहाँ पे लैम्बडा एन डी टी इधर ले लो। ठीक है, और इसके बाद में इसको इंटीग्रेट करेंगे अपन। इंटीग्रेशन के वक्त लिमिट लगेगी। लिमिट क्या लगेगी, जब वक्त जीरो था तो एन नॉट पार्टिकल थे, कुछ वक्त टी पर एन पार्टिकल्स हैं। जब वक्त जीरो था एन नॉट पार्टिकल थे, टोटल पार्टिकल एन नॉट थे, वक्त टी पे कुछ एन पार्टिकल्स है, अपने को पता नहीं कितने एन है। क्या बात समझ आई? ठीक है, हाँ, अभी इसको या माइनस साइन यहाँ दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस साइन यहाँ से उठाओ यहाँ दे दो इसको। ठीक है, चीज़ें आसान रहेगी। इसका वैल्यू आ गया n, तो ये आ गया n माइनस एन नॉट। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया माइनस लैम्बडा एन टी। मेरे हिसाब से तो सही कर रहे हैं क्या, सही जा रहे हैं ना कुछ? अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, सब गड़बड़ कर रहे हैं अपन। n का वैल्यू तो n इधर छोड़ दिए, कैसे आएगा फिर आंसर? ठीक है, dt का टर्म्स इधर, n के टर्म्स एक तरफ, dt के टर्म्स एक तरफ, कैसन आंसर आएगा बाबा? हाँ, अब आंसर आएगा ना। और माइनस साइन को इधर इधर मार दो इसके साथ में, चिपका। अब इंटीग्रेट करो, अब इंटीग्रेट करो, आंसर आएगा। जब वक्त ज़ीरो था तो एन नॉट पार्टिकल थे, जब वक्त टी है तो कुछ एन पार्टिकल्स हैं। हाँ, 1/n का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, लॉग एन। ठीक है, तो एल एन एन, इस पे लिमिट लगेगी एन नॉट से लेकर के एन की, पहले एन जाएगा फिर एन नॉट जाएगा, और यहाँ पे आएगा माइनस लैम्बडा टी। ठीक है, तो पहला यहाँ पे एन नॉट जाएगा, पहला एन जाएगा, फिर एन नॉट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा माइनस लैम्बडा टी, तो यहाँ पे एल एन करके एन अपॉन एन नॉट कर सकता हूँ मैं, माइनस लैम्बडा टी, तो एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी।
तो n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस लैम्डा टी। कर लो, साबित झाइला। ठीक है? ये तुम्हें करना है प्रूफ, इतनी सी बात। Obtain an expression for half-life of radioactive material. State the relation between half-life, average life and the half-life of radioactive material. स्टेट करना है खाली रिलेशन, तो रिलेशन निकालना एवरेज लाइफ में और हाफ लाइफ में, बस। ठीक है ना? ओके, बाकी हाफ लाइफ का प्रूफ तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ। वो पहले ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन में ऑप्टेन कर देना है, और फिर हाफ लाइफ और इसमें क्या रिलेशन निकालोगे। हाफ लाइफ जो होती है अपने को पता है, हाफ लाइफ जो होती है वो ln2/λ होती है, और एवरेज लाइफ 1/λ होती है। तो देयर फोर रिलेशन क्या आ गया, हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू ln2 इंटू एवरेज लाइफ। क्लियर? तो क्या बोला इसने, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्टियन सीरीज। फर्स्ट 3 लाइन्स इन पास्टियन सीरीज, मुबारक को वेवलेंथ निकालनी है तीनों की। फर्स्ट 3 लाइन पास्टियन सीरीज मतलब इतना सारा कैलकुलेशन रहेगा उसके अंदर में। ठीक है? फर्स्ट 3 लाइन पास्टियन बोले तो कौन कौन से हो जाएंगे, 4 2 3, 5 2 3, 6 2 3। ठीक है ना? ये तीनों की वेवलेंथ निकालनी है। n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू 6। ठीक है ना? पास्टियन सीरीज बोले तो जो 4 से 3 आ रही है, 3 पे आ रही, 3 पे आ रही है ना, लेमन बाल्मर पास्टियन बराबर। ये पहले 3 लाइन हो गए। ठीक है ना? इनकी निकालनी है अपने को वेवलेंथ। ठीक है? तो तीनों की वेवलेंथ आएगी, फॉर्मूला अपने को पता है वेवलेंथ का। ठीक है? इसके हिसाब से तीनों की वेवलेंथ निकाल लेना। वेवलेंथ का फॉर्मूला 1/λ इज आर, जेड तो रहेगा नहीं, 1/n1² माइनस 1/n2²। यहाँ छोटा यहाँ बड़ा। ठीक है ना? तो इधर छोटा हमेशा 3 3 3 रहेगा, और यहाँ पे पहले में 4 जाएगा, दूसरे में 5 जाएगा, तीसरे में 6 जाएगा, ये कैलकुलेशन आएगा। ठीक है? अब भयंकर बड़ा कैलकुलेशन है, तुम लोग आराम से करना एकदम। ठीक है? सब 1 1 लेके अप्रोक्सीमेट करना, कैलकुलेशन करते बैठना मत, टाइम वेस्ट नहीं करना पेपर के अंदर में। पेपर पूरा लिख कर आना है। ठीक है ना? छोड़ना कुछ भी नहीं है। टाइम नहीं मिला, छूट गया, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। ठीक है? आधा घंटा और भी दिया है वर्षा दीदी ने, अब तो करो पूरा। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन पास्टियन सीरीज इफ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज इतना। अच्छा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्टियन सीरीज की निकालो, अगर बाल्मर सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इतनी है तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पास्टियन की कब आएगी? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी सबसे ज़्यादा, है ना? एनर्जी ज़्यादा कब? इनफाइनाइट से आ रहा होगा ना। ठीक है? और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की जब थर्ड से सेकंड पे आ रहा होगा। ठीक है? तो इसकी वेवलेंथ दे रखी है। अच्छा, ये वाली वेवलेंथ दे रखी है इसके करस्पॉन्डेंस में, और पूछ क्या रखा है, और पूछ रखा है पास्टियन की सबसे बड़ी वाली निकालो। ठीक है? पास्टियन बोले तो यहाँ रे भाई, जब इन्फिनिटी से थर्ड पे आ रहा होगा, ये वाली निकालनी है। ठीक है? तो खाली रिडबर्ग कांस्टेंट अवॉइड करने का, और अपने को अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन करना है। और देखते हैं कैसे करेंगे इसके अंदर में। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज ये है। ठीक है? तो इसके करस्पॉन्डिंग, बाल्मर के करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। ठीक है? तो पहले उसका वैल्यू निकाल लो। तो आर जेड स्क्वायर वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा, 1/n1² छोटे का स्क्वायर माइनस 1/बड़े का स्क्वायर, तो बड़े का स्क्वायर। क्या बात सही है? तो 1/6563 इज इक्वल्स टू आर इंटू 1/4 माइनस 1/9। ठीक है? तो 1/6563 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 4 इज 5/9 4। अरे आया ना? ठीक है? तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया 36/6563 इंटू 5। अच्छा, रहने दो भाई, यहाँ से कितना है आर का वैल्यू, जो चाहिए वो निकालो। ठीक है? क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करो। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में क्या बोला, क्या चाहिए उसके अंदर में, वो पास्टियन सीरीज की चाहिए। ठीक है ना? तो आर इंटू 1/, छोटा वाला माइनस 1/, बड़ा वाला। तो ये तो निकल गया, खाली 9 बच गया यहाँ पे। ठीक है?
तो 1/λp इज इक्वल्स टू R36/6563 इंटू 5 इंटू 1/9, 9 से 9 करके 4 कर दो उसको, ठीक है। ओके, ये हो गया λp 6563 इंटू 5/4। ओके, कर लोगे अब? हाँ, 6563 इंटू 5/4, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन है पूरा, बाकी का आगे। A radioactive substance decays to 1/10 of its original value in 56 days। मतलब 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन 56 डेज हो जाता है वो, ठीक है ना। तो मतलब 1/10 ऑफ दी इनिशियल वैल्यू बच जाती है उसके पास। तो पहला वही लिख लो जो उसने दिया है कि n कितना बचता है, 1/10 ऑफ n0। हाँ, ये बच गया वो कितने दिन में, इसके लिए टाइम लगा कितना, 56 डेज। कैलकुलेट डीके कांस्टेंट। अच्छा, डीके कांस्टेंट कैलकुलेट करना है, मेरे को पता है n का वैल्यू, n का वैल्यू होता है E0 माइनस लैम्बडा टी, सही है ना, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ डाल दो, तो 1/10 n0 इज इक्वल्स टू n0 ई रेस टू पावर माइनस लैम्बडा टी का वैल्यू कितना, 56 डेज, ठीक है। सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सिंप्लीफाई करोगे, लॉग लोगे, लॉग 1/10 इज इक्वल्स टू माइनस 56। क्लियर? ओके, अब यहाँ से लैम्बडा का वैल्यू निकालो तुम लोग कैलकुलेट करके, फिर कर सकते हो। ओके, अब मसला ये है ना कि तुम लोग यहाँ तक तो कर ही सकते थे, तुम लोग इसके आगे नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। ओके, हाँ, उसको log 10 ले लेंगे, उसको नेचुरल वाले log में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। log टू द बेस 10 वाला log, तो देखो सीधा सीधा निकलेगा वो। यहाँ से इसको माइनस साइन इधर ले लो तो ये आ जाएगा log 10, ठीक है। तो ये ln 10 हो गया इज इक्वल्स टू लैम्बडा इंटू 56 हो गया, ठीक है। ln 10 मतलब 2.303 log टू द बेस 10 ऑफ 10, ठीक है ना। ये तो कटेगा फिर यहाँ से, ठीक है। तो लैम्बडा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2.303/56। क्लियर है? ओके, state the postulate of Bohr's atomic model, how hence show energy of electron varies inversely to the square of principal quantum number। ठीक है ना, पहले तो 3 पोस्टुलेट बता दो, ठीक है। ये पहले 3 पोस्टुलेट बताने के बाद में एनर्जी का रिलेशन निकालो, ठीक है। टोटल एनर्जी मैंने यही बताई है, देखो एनर्जी क्या बोला उसने, क्या प्रूफ करने बोला है, शो दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज इनवर्सली टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी वेरीज इनवर्सली, कहाँ तो एनर्जी डिराइव किया ना, एनर्जी वेरीज इनवर्सली टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। आई होप ये डिराइव कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तीनों पोस्टुलेट लिखना, ठीक है। और टोटल एनर्जी का डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करो, चाहिए तो पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करो, और फिर दोनों को ऐड करके टोटल एनर्जी डिराइव करो, और टोटल एनर्जी बता दो इसके बराबर होती है। कर लेंगे, करके बताऊं, ठीक है। अरे थोड़ा सा हाथ साफ कर ही लेते हैं तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को खच्चा है इसके अंदर में, पता नहीं तुम लोग कर पाओगे। शायद तो कर ही लेंगे ऐसे, लेकिन फिर भी चलो आओ करते इधर आओ, कुछ मसला नहीं। बोर के 3 पोस्टुलेट तो लिख लेंगे। पहला पोस्टुलेट विथ इक्वेशन लिखने का, जब भी पोस्टुलेट लिखेंगे ना विथ इक्वेशन लिखने का, ठीक है ना। ओके, क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश पसंद नहीं आए तो इक्वेशन पे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा विथ इक्वेशन लिखने का, जितना हो सके इक्वेशन फिगर बनाते रहने का। वो बनते फास्ट है, लिखने में वक्त कम लगता है, इंप्रेशन सबसे ज़्यादा डालते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ फायदे होते हैं फिगर्स के और इक्वेशंस के, ठीक है। एनर्जी लिखनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और अपना टोटल एनर्जी। तो इधर देखो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी शुरुआत करने की 12mv² से, ठीक है ना। अब v का वैल्यू लाना पड़ेगा उठा करके, कहाँ से, वहाँ से लाओ v का वैल्यू, देखो कहाँ से लाओ, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई 12mv²। अब v का वैल्यू अगर तुम्हें लाना है ना, बोर का पहला पोस्टुलेट पकड़ो, बोर का पहला पोस्टुलेट ये तुमको वैल्यू दे देगा। बोर ने पहली बार बोला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है,
ठीक है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वायर बाई आर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है तो के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। एम वी स्क्वायर का सीधा सीधा वैल्यू आ गया, आर से एक आर कटा यहाँ पे, इसका वैल्यू आ गया हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। क्या बात समझ आई? ठीक है, आ गया काइनेटिक एनर्जी, बहुत फास्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन किसी भी सिस्टम की? पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं किसी भी सिस्टम की अगर तुमको लिखनी है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी, ये फर्स्ट स्टेप नंबर 1 डाल दो यहाँ पे। पोटेंशियल एनर्जी का स्टेप देखो, मैं बहुत छोटा कर रहा हूँ लेकिन तुम लोग इतना छोटा लिखना नहीं है, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल की होती है माइनस के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर, ठीक है, ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये भी एक फॉर्मूला बैठ गया यहाँ पे। क्या समझ में आया? ठीक है, तीसरी लिखनी है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एडिशन होता है किस किस का? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये है माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? और काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये है हाफ के जेड ई स्क्वायर बाय आर। ठीक है, मस्त एडिशन मारो, एक में से आधा चला गया तो आधा बचेगा। ठीक है, ये आ गया टोटल एनर्जी। अब वही था जो आया था अपना पहले, और वहां से फिर कंटिन्यू करोगे। क्लियर? आर का वैल्यू डालोगे यहाँ पे और फिर प्रूफ करके बताओगे। ओके, इतना कर सकते हो? आगे लिख के कर सकते हो, वैसे भी डायरेक्ट मार्क्स 5 है ना, 4 है। कर सकते हो वैसे भी, मतलब अगर वक्त पे उसको वक्त पे मैनिपुलेट करने का, अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार बहुत वक्त नहीं है अपने पास, इसको शॉर्ट में ही निपटाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो सीधा सीधा लिख सकते हो तुम, टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख करके फट से सॉल्व कर देने का। ठीक है, वक्त बहुत कम है तो सीधा सीधा ये भी मैनिपुलेट कर सकते हो तुम फिर कि आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर बाई जेड के, इसीलिए टोटल एनर्जी इनवर्स प्रोपोर्शनल में आएगी एन स्क्वायर के। सब कुछ वहाँ डायनेमिक होता है सिचुएशन वक्त को देख करके। वक्त बहुत ज़्यादा है, मस्त आराम से पेपर हुआ है, लिखो बड़ा बड़ा एकदम। Obtain an expression for wave number when an electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, hence show that the shortest wavelength of the Balmer series is this। वो obtain an expression तो मैंने यहाँ कर दिया भाई, ठीक है ना। ये जो था अपन ने किया, कहाँ किया था अपन ने? ये obtain an expression ही है, ठीक है, एनर्जीज का यूज करके obtain an expression for wavelength। ठीक है, तो obtain an expression का तो काम हो गया वहां पे, बचा क्या? hence show that shortest wavelength of Balmer। shortest wavelength मतलब बाल्मर की, कहाँ से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट से सेकेंड, ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की। ठीक है ना, तो खाली शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाल्मर की शो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आर इंटू दिस विल बी इक्वल्स टू आर इंटू जेड, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन छोटे का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बड़े का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर बाई 4। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज नथिंग बट इक्वल्स टू लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 बाय आर। ओके, तो ये हो गया तुमको प्रूफ करने के लिए। obtain an expression for decay law of radioactivity, hence show that uh, the activity is lambda n not e raised to power minus t lambda। ठीक है ना, तो डीके लॉ का तो एक्सप्रेशन अभी अपन ने ऑब्टेन किया, यहाँ पे इसको सबको लॉग वॉग रख करके प्रूफ करके यहाँ तक तो आ गए थे अपन। ठीक है, एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी होती है डी एन बाई डी टी, जस्ट पॉजिटिव साइड साइन के साथ। ठीक है ना, इसे बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, बेक्यूरल इसका यूनिट होता है, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड भी इसका यूनिट होता है। ठीक है, डीपीएस जिसे अपन बोलते हैं, ये कहलाती है एक्टिविटी। अभी एन का इक्वेशन आ गया है, डिफ्रेंशिएट मारो खाली। ठीक है, नेगेटिव साइन यहाँ पे रहेगी इसके साथ में, हाँ। तो ये हो गया अपनी एक्टिविटी, मतलब वही जो डायरेक्टली प्रूव करना था, यहाँ से इंटीग्रेट करके प्रूव करोगे तो लैम्बडा एन नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी लैम्बडा आ जाएगा। क्लियर है? Using the expression for radius of orbit for hydrogen atom,
show that linear speed vary inversely to principal quantum number n and the angular speed vary inversely to the cube of principal quantum number. अच्छा, तो पहले बार में v प्रूफ करना है कि वेरीज इनवर्सली, ठीक है ना। v वेरीज इनवर्सली कैसे प्रूफ करेंगे अपन, बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट यूज करेंगे तो ये यहाँ से प्रूफ हो जाएगा कि v वेरीज इनवर्सली, एम वी आर शुड बी इक्वल्स टू एन एच बाई टू पाई, ठीक है। तो v का वैल्यू आ जाएगा एन एच अपॉन टू पाई एम आर, ठीक है। यहां से प्रूफ आएगा, r का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। कर सकते हो इतना। हाँ, नेक्स्ट क्या है, अपने को प्रूफ करना है कि एंगुलर स्पीड है ना, तो एंगुलर स्पीड कहाँ से आएगी, तो एंगुलर स्पीड आएगी v बराबर आर ओमेगा। तो यहाँ से एक प्रूफ आएगा, यहाँ से दूसरा प्रूफ आएगा v बराबर आर ओमेगा से, ठीक है ना। मतलब ओमेगा इज नथिंग बट v अपॉन आर, ओके। तो यहाँ से फिर दूसरा प्रूफ, v का वैल्यू डालोगे, r का वैल्यू डालोगे, दूसरा प्रूफ आएगा। बड़े बड़े इक्वेशंस बनाओगे ऐसा तो साबित हो जाएगा। क्लियर, दैट्स इट। बहुत आसान टॉपिक, इसके अंदर में और कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जितना था सारा कुछ इसने कवर कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन बैंक के अंदर में पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे सफिशिएंटली कवर्ड है, ठीक है। खाली न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें चाहिए तो एक बार देख सकते हो, वैसे बाकी उसकी भी कुछ खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। जो कुछ था क्वेश्चन बैंक ने बहुत अच्छे से कवर किया है, ठीक है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो पास्ट ईयर में पूछी गई हो और क्वेश्चन बैंक में नहीं पूछी गई हो। तो हाँ, इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है तुमको कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, ठीक है। एंड प्रूफ करना है ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n क्यूब। बस यही प्रूफ करना है। यहाँ डालोगे तो सीधा सीधा ऐसे दिख के आ रहा है, देखो ना, v z/n होता है ना, z² होता है ना, ठीक है। अब तो यहाँ से तो ऐसे ही दिख के आ गया ये चीज़। और ये n स्क्वायर के प्रोपोर्शन होता है और v में 1/n होता है, तो ये n क्यूब के प्रोपोर्शनैलिटी में आएगी। हाँ, यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, तो r का तुमको इक्वेशन एक्सप्रेशन पूरा पता होना चाहिए, क्या h है क्या z है वो सब पता होना चाहिए, r के लाइन से ये पता होना चाहिए। बेसिकली जो अपन ने स्टार्ट में एकदम r का वैल्यू प्रूफ किया ना, ये पता होना चाहिए। ये पता हो के तुमको आगे का चीज़ें प्रूफ करना है। अब वो याद रहेगी नहीं, इस बात की पूरी पक्की गारंटी है, तो छोटे से में फट से प्रूफ करने का उसको बाजू में ही, ठीक है ना। तुमको थोड़ी ना पता होगा कि h² है ऊपर नीचे 4 पाई है, तो नहीं याद रहता वो चीज़ें, प्रूफ कर देने का उसको फटाक से। क्लियर, चलो, अल्लाह हाफिज़।